दोस्तों, एक व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, ताकि उन लोगों का भविष्य जो है वह उज्जवल हो सके। लेकिन एक दिन अचानक किसी कारणवश उस व्यक्ति को लंका मार देता है, तो उसके परिवार के सभी सदस्य जो है उसे एक नौकरानी के सहारे छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ तक कि उस व्यक्ति की जो पत्नी होती है वो भी उसे छोड़कर चली जाती है, और उसकी एक नौकरानी होती है जिसे ऐसा ऐसा काम करना पड़ता है जो कि केवल एक पत्नी ही कर सकती है। लेकिन वो नौकरानी होते हुए भी उस व्यक्ति के लिए अपना पूरा समर्पण कर देती है। खराब परिस्थितियों में भी वो नौकरानी उस व्यक्ति का साथ देती है। अपनी पत्नी और अपने बच्चों से वो व्यक्ति बहुत निराश हो जाता है और वो मरने की इच्छा जाहिर करता है, लेकिन उसकी जो नौकरानी होती है वो उसे दिलासा देती है और उसे जीने की एक आस बंधाती है। दोस्तों, उस व्यक्ति के सीने में एक राज छुपा हुआ था जिसे वो केवल अपनी पत्नी को ही बताना चाहता था, लेकिन क्योंकि उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसके पास नहीं थे, वो नौकरानी ही उस व्यक्ति के लिए पत्नी से ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि वो एक पत्नी की तरह, एक सच्चे हमसफर की तरह उस व्यक्ति की मुसीबतों में सेवा करती है। दोस्तों, बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही दिलचस्प कहानी है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार सिंह और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टोरी विथ यू में। दोस्तों, बड़ी ही दिलचस्प फैमिली स्टोरी है। आपसे बस इतना प्रार्थना है कि आप मेरे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे। दोस्तों, ये जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर की कहानी है। एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है मोहनदास। मोहनदास जब जवान थे तो उनमें दुनिया को झुका देने की ताकत थी, लेकिन दोस्तों जब उनके ऊपर विपत्ति पड़ती है तो वो निराश हो जाते हैं। दोस्तों, पूरी उम्र मोहनदास पैसे कमाने के पीछे लगे रहे, दिन रात अपनी पत्नी और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मेहनत करते थे। वो जब जवान थे तो उनमें इतनी ताकत थी, वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही उन पर एक विपत्ति पड़ती है तो उनको ये समझ में आ जाता है कि ना कुछ इस दुनिया में लेकर आए हैं और ना कुछ इस दुनिया से लेकर जाना है। वो समझ जाते हैं कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। दोस्तों, उनके 4 बेटे थे और उनकी पत्नी भी थी उनके पास। दोस्तों, अचानक आधी रात को उनको लंका मार देता है। इस बात का पता उनके परिवार वालों को सुबह में चलता है। पूरे परिवार के लोगों में खलबली मच जाती है, क्योंकि मोहनदास जो है वो उस घर में अकेले कमाने वाले व्यक्ति थे। सारे लोगों में खलबली मच जाती है। सभी उनके परिवार के सदस्यगण उनको अस्पताल लेकर जाते हैं। अस्पताल लेकर जाने के बाद डॉक्टर जो है वो जब इनका चेकअप करते हैं तो वो डॉक्टर बताते हैं इनके परिवार वालों को कि आप लोगों ने इनको लेकर आने में थोड़ा लेट कर दिया। डॉक्टर बोलते हैं कि इनकी हालत में सुधार हो पाना थोड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि इनको जीवन भर इसी तरह से अपना जीवन यापन करना पड़े। दोस्तों, डॉक्टर ये भी बोलते हैं कि हो सकता है कि इलाज होने पे या आप लोगों की सेवा से हो सकता है ये कहीं ठीक भी हो जाए, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। ज़्यादा चांस यही है कि इनका जो हालत है उसमें कुछ सुधार नहीं होगा, और ये जब तक जिंदा रहेंगे तब तक इनकी हालत ऐसे ही रहेगी। इनका सारा चीज़ जो है वो बिस्तर पर ही होगा। इन्हें आप लोगों की सेवा की ज़रूरत है। दोस्तों, 10-15 दिन वो हॉस्पिटल में रहते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल वाले जो है इनको डिस्चार्ज कर देते हैं। घर आने के बाद इनका जो है एक बिस्तर लगा दिया जाता है। दोस्तों, ये इतने लाचार हो जाते हैं कि इनका सारा चीज़ जो है वो बिस्तर पर ही होने लगता है। लेटरिन, बाथरूम, नहाना धोना, सारा चीज़ इनका जो है वो बिस्तर पर ही होता है। दोस्तों, जब ये हॉस्पिटल में थे तब इनकी सेवा जो है वो हॉस्पिटल का स्टाफ कर देता था, लेकिन जब ये घर पर आए तो घर पर इनकी सेवा कौन करे, क्योंकि बिस्तर पर ही इनको नहलाना, धुलाना, ब्रश करवाना, बाथरूम करवाना, इनके कपड़े बदलना, सारा क्रिया जो है वो बिस्तर पर ही हो रहा था।
सेठ जी की जो पत्नी होती है वो एक नौकरानी होती है घर में, जिसका नाम सुमन था। उस नौकरानी की मदद से कुछ दिनों तक सेठ जी की पत्नी जो है वो उनका सेवा करती है। लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो ये एहसास करती है उनकी पत्नी कि अब तो इनका सारा जीवन जो है इसी प्रकार से बीतेगा, तो मैं इनकी कब तक सेवा कर पाऊंगी। ये सोचकर उनकी पत्नी जो है उस नौकरानी सुमन को ये बोलती है कि अब मुझसे इनका सेवा नहीं हो पाएगा, तुमसे जो बन पाता है वो तुम इनकी सेवा करो। नौकरानी जो सुमन होती है वो बहुत दिनों से इनके यहाँ काम कर रही थी, तो वो सेठ जी और सेठानी को अच्छी तरह से जानती थी। वो इनके प्रति समर्पित रहती थी, इसलिए वो बोलती है कि सेठानी जी आप यहाँ पर रहिए, मैं इनकी सेवा कर दिया करूँगी। दोस्तों, उनकी जो पत्नी होती है वो 2-4 दिनों तक वहाँ पर रहती है। उसके बाद उसका मन वहाँ पर नहीं लगता है और वो अपने बेटों के पास दूसरे घर में उस सेठ जी को छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, ये जो मकान जिसमें सेठ जी रहते हैं वो उनका पुराना पुश्तैनी मकान होता है। तो उनकी पत्नी और उनके बेटे जो है वो उन्हें वहाँ पर छोड़कर अपने अपने स्थानों पे चले जाते हैं। माँ भी अपने बेटों के पास दूसरे घर में चली जाती है अपने पति को छोड़कर। दोस्तों, वो नौकरानी ही होती है जो उन सेठ जी का सेवा करती है। दोस्तों, जब 2-4 दिन हो जाते हैं तो जब अपनी पत्नी को वो नहीं देखते हैं तो वो नौकरानी सुमन से पूछते हैं कि सुमन, मेरी पत्नी जो है वो कहाँ है। तो सुमन उन्हें बताती है कि मालकिन जो है वो आपको छोड़कर अपने बेटों के पास, भैया के पास चली गई है। सुमन बोलती है कि और उन्होंने मुझे आपकी सेवा करने के लिए बोला है। सेठ जी बोलते हैं कि सुमन, तुम क्या क्या करोगी, अगर मालकिन रहती तो वो बेहतर कर पाती। सुमन बोलती है कि सेठ जी, मैं ही तो इतने दिन से आपकी सेवा कर रही हूँ, आपको जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आप मुझे आवाज़ देना, मैं वो सब चीज़ करूँगी जो आपको ज़रूरत होगी। सुमन की बातों को सुनकर सेठ जी बहुत उदास हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल जाता है। सेठ जी याद करने लगते हैं कि मैं इसी पत्नी के लिए और अपने इसी बच्चों के लिए दिन रात मेहनत किया हूँ। आज इतनी संपत्ति जो मैंने खड़ी की है वो इन लोगों के लिए ही मैंने की, और आज जब मैं मुसीबत में हूँ तो मेरी पत्नी, मेरे बच्चे जो है वो मुझे छोड़कर चले गए हैं। सेठ जी दिन रात बिस्तर पर पड़े रहते और उनको जब किसी चीज की जरूरत पड़ती तो वो सुमन को आवाज देते। सुमन निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करती थी। वो आकर उनके पैर को दबाती, उनके सर को भी दबाती और उनकी जो सेवा हो पाती, जो जरूरत थी वो सेवा भी करती। सुमन सेठ जी को नहलाती भी थी, उनकी कपड़े भी बदलती थी। जो काम एक पत्नी को करना चाहिए था वो सारा काम वो नौकरानी सुमन करती है। अब सुमन के और सेठ जी के बीच में कोई पर्दा नहीं रह गया था। दोस्तों, ऐसे भी जो मरीज हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं उनके बीच और जो सेवा करते हैं स्टाफ के बीच कोई भी पर्दा नहीं होता है। उसी प्रकार से यहाँ तो सेवा करने वाली उनकी नौकरानी सुमन थी, तो सुमन को ही सब चीज करना पड़ता था क्योंकि उनकी पत्नी थी नहीं। तो सुमन भी उनसे शर्माती नहीं और निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करती थी। दोस्तों, सुमन की भी मजबूरी थी, उसका कोई था नहीं, वो भी गरीब थी। उसका जो है सहारा केवल सेठ जी ही थे, क्योंकि सेठ जी के माध्यम से उसको वेतन मिलता था और उसके माध्यम से वो अपने परिवार का लालन पालन कर सकती थी। दोस्तों, मोहनदास जी के जो परिवार के लोग थे वो 10 दिन में आने लगे, फिर उन्होंने इस गैप को और बढ़ाया, 20 दिन में आने लगे। उसके बाद उनकी जो बेटे थे, उनकी जो पत्नी थी, वो 3-4 महीने के बाद उनसे आकर मिलने लगे। सेठ जी की जो पत्नी थी वो भी उनसे मिलने के लिए 2 महीने 3 महीने के बाद आया करती थी। केवल देखने आती थी कि सेठ जी जो है वो कैसे हैं, उनका पोजीशन क्या है, और हाल चाल पूछकर तुरंत अपने बेटों के घर चली जाती। इधर जो है सुमन का जो घर होता है वो सेठ जी के घर से 3 किलोमीटर दूर था। उसको आने जाने में परेशानी होती थी क्योंकि सेठ जी को जो है हमेशा 24 आवर्स एक आदमी की आवश्यकता होती है सेवा करने के लिए। लेकिन सुमन का घर दूर होने के कारण थोड़ी दिक्कत हो रही थी। इस कारण सुमन जो है वो सेठ जी के बगल में ही एक क्वार्टर भाड़े पर ले लेती है, अपने बच्चों को वहाँ पर रखती है और वो 24 आवर्स करीब करीब यहाँ पर 20-22 घंटे सेठ जी के पास ही रहती, सेवा में रहती।
कभी कभी टाइम मिलने पर वो जाकर अपने बच्चों को देख आती थी। दोस्तों सुमन जो है वो खाना सेठ जी के यहाँ ही बनाती थी, जिसमें सेठ जी का खाना भी हो जाता था और अपने लिए भी वो बनाती और अपने बच्चों को भी सेठ जी के घर से ही बनाकर खाना ले जाकर खिलाती थी। दोस्तों सेठ जी जो है वो हमेशा जिंदगी भर मुनाफे का सौदा किए, बेनिफिट के बारे में सोचते थे। तो उनके जो लड़के थे, चारों लड़के, वो भी यही गुण रखते थे, वो भी बेनिफिट का ही चीज सोचते थे। दोस्तों उनके बेटे ये सोचते हैं कि नौकरानी का जो खर्च है, सुमन का जो सैलरी है, वो भी उनके बेटों को देना पड़ता था। उसके बाद सेठ जी की जो दवाइयाँ थी वो भी बहुत महंगी थी, करीबन दोनों का खर्च उठाकर 30 से 40 हजार रुपये महीने उनके बेटों को पे करना पड़ता था। इसलिए दोस्तों इनके बेटों की और इनकी पत्नी की ये इच्छा थी कि अगर अब सेठ जी मर ही जाते तो बेहतर होता। लेकिन दोस्तों सेठ जी जो है अभी और जीना चाहते थे। सेठ जी चाहते थे कि उनके पोता पोती की जो शादियां हैं वो भी सेठ जी देखें और उसमें एंजॉय करें। लेकिन दोस्तों जो नौकरानी सुमन थी चाहती थी कि सेठ जी जिंदा रहें, क्योंकि उसकी सैलरी जो है वो सेठ जी के माध्यम से ही आता था। और ऐसे भी दोस्तों वो नौकरानी जो सुमन थी वो इंसानियत के नाते बहुत अच्छी औरत थी, इसलिए वो चाहती थी कि सेठ जी अगर जीना चाहते हैं तो उन्हें इस पृथ्वी पर अभी रहना चाहिए। नौकरानी जो सुमन थी उसके अंदर में दया भाव होता है, वो सेठ जी से हमेशा कुछ न कुछ बातें करते रहती है। सेठ जी अपना दुख दर्द जो है उस नौकरानी सुमन के साथ बांटते रहते हैं। वो बताते हैं कि मेरे बहुत सारे सपने थे, लेकिन भगवान ने मुझे इस चारपाई पे आकर पटक दिया है, जिसके चलते मैं अपने सारे सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ और मेरे बहुत सारे सपने जो हैं वो अधूरे ही रह गए। दोस्तों चारपाई पर लेटे लेटे सेठ जी को जो है उसी कंडीशन में 5 साल बीत जाते हैं, यानी कि उनकी जो स्थिति है वो 2010 में होती है और 2015 का समय आ जाता है। एक दिन वो अपनी पत्नी को याद करते हुए कुछ सोचते हैं और फिर जब उनकी पत्नी उनके पास नहीं होती है तो वो उस नौकरानी सुमन को बुलाते हैं और बोलते हैं कि सुमन तुम थोड़ा इधर आओ। सुमन उनकी बातों को सुनकर आ जाती है, सोचती है कि कुछ सेठ जी को काम होगा, कुछ उनकी सेवा की ज़रूरत होगी। लेकिन सेठ जी उसके हाथों को पकड़ के सुमन से पूछते हैं कि तुम्हारा बेटा जो है वो क्या करता है। सुमन उदास होकर बोलती है कि सेठ जी पैसों की किल्लत के कारण, पैसों की कमी के कारण वो मेरा बेटा जो है वो अंडा का ठेला लगाता है। सेठ जी पूछते हैं कि तुम्हारी बेटी भी है, वो क्या कर रही है। सुमन बोलती है कि मेरी बेटी और मेरा बेटा जो है वो उस अंडे की ही दुकान पर रहते हैं, ऑमलेट और अंडे का बिजनेस करते हैं, मेरी बेटी उसे सपोर्ट करती है। उसके बाद वो सुमन को बोलते हैं कि एक बात मेरे दिल में है जो मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ। ऐसे तो ये बात मैं अपनी पत्नी से बोलना चाह रहा था। मैं अपने बेटों पर कभी भी विश्वास नहीं करता था। मैं जानता था कि बेटे जो हैं वो बुढ़ापे का सहारा नहीं भी बन सकते हैं, इसलिए मैंने अपने मित्रों के कहने पर कुछ पैसे और कुछ सोने के गहने अपने बैंक अकाउंट में लॉकर में रखवाए हैं। मैं अपने दोस्तों के कहने पर जब मेरे मित्रों ने सोने में इन्वेस्टमेंट किया था तो मैं भी कुछ पैसे जो है वो सोने में इन्वेस्टमेंट कर दिया था। मैंने सोना खरीद के अपने बैंक के लॉकर में रखवाया था। वो लॉकर का जो बैंक का जो पैसा है और जो सोना है वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। सेठ जी बोलते हैं कि ये पैसा और ये सोने की बात जो है वो मैं अपनी पत्नी से करना चाहता था, लेकिन क्योंकि वो तो है नहीं और उसे मेरी कोई फिक्र भी नहीं है और तुमने मेरी जो है एक पत्नी की तरह सेवा की है, निस्वार्थ भाव से सेवा की है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो पैसा मैं तुम्हें दे दूँ जिससे तुम्हारी जो स्थिति है वो सुधर जाए। सुमन जो है वो कुछ सोचने लगती है और भावुक होकर बोलती है कि सेठ जी उतने पैसे तो नहीं, लेकिन हाँ मुझे 1-2 लाख रुपए अगर आप दे देते तो मैं उन पैसों से अपने बेटे के लिए एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर देती, जिससे वो रोड पर ठेला लगाने से बच जाता और उसका जीवन भी अच्छा से कटने लगता। दोस्तों उसके बाद सेठ जी बोलते हैं कि सुमन तुम एक काम करो, कल सुबह तुम अपने बेटों को बुलाओ, अपनी बेटी को बुलाओ और मुझे बैंक में ले जाने की व्यवस्था करो, लेकिन इस बात की भनक मेरी पत्नी को और मेरे बेटों को नहीं चलनी चाहिए।
दोस्तों जो बात तय होती है उसके अनुसार सुमन अपने बेटे से बात करती है। दूसरे दिन सुमन और सुमन की बेटी और उसका जो बेटा होता है वो तीनों आ जाते हैं। सेठ जी को बाकायदा सुरक्षित तरीके से गाड़ी से बैंक ले जाया जाता है। सेठ जी के लॉकर में करीब 30 लाख रुपए थे और सोना था जिसमें उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए थे। टोटल मिलाकर उनके पास जो है वो 40 लाख रुपए की संपत्ति थी। वो बैंक के लॉकर से निकालते हैं और सुमन को दे देते हैं और बोलते हैं इन पैसों का उपयोग तुम अपने बेटे की प्रगति में लगाओ, अपने बेटे के लिए कोई बिजनेस कर दो। दोस्तों इतने पैसे पाकर सुमन बहुत भावुक हो जाती है। दोस्तों एक नौकरानी को 40 लाख रुपए मिल गए थे, उसे और क्या चाहिए था। सेठ जी जब घर आ जाते हैं तो सुमन उनके बारे में सोचती है, अब ये जो व्यक्ति हैं वो मेरे सेठ जी नहीं हैं, ये कोई मरीज नहीं हैं, ये मेरे लिए भगवान हैं, भगवान तुल्य हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी जमा पूंजी से मेरी मदद की है। दोस्तों जो सुमन होती है वो और भी निस्वार्थ भाव से सेठ जी की सेवा करने लगती है। सेठ जी से बोलती है कि सेठ जी आपने मुझे जो पैसे दिए हैं उन्हीं पैसों में से आप अपना इलाज बेहतर तरीके से कराइए। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आपने जो पैसे दिए हैं वो आप ही के हैं, आप बेहतर तरीके से अपना इलाज कराइए, आप हो सके ठीक हो जाएंगे। तो सुमन जो है वो ज़बरदस्ती सेठ जी को अपने स्तर से एक अच्छे अस्पताल में ले जाती है और उनका ट्रीटमेंट करवाती है। डॉक्टर जब इनको चेक करता है तो बोलता है कि इनको टहलाओ घुमाओ, इनको बेड पर ही मत रहने दो, इनको कभी कभी घुमाओ, पकड़ के टहलाओ, इनसे अच्छी अच्छी बातें करो, इनको कुछ एक्सरसाइज करवाओ, तो हो सकता है इनकी जो है इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी हो जाए। तो सुमन जो है वो जो सेठ जी पैसे देते हैं उन्हीं पैसों में से 2-4-5 लाख रुपए खर्च कर देती है और सेठ जी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाने लगती है, उनको एक्सरसाइज कराने लगती है, उनको टहलाने लगती है, घुराने लगती है, उनको जो है अच्छी अच्छी बातें बोलती हैं। तो सुमन की मेहनत जो है वो रंग लाती है। सेठ जी 1 साल के अंदर ही बिस्तर से उठकर खड़े होने लगते हैं। उसके बाद 1 साल का और समय लगता है। सुमन उसी प्रकार से उनकी सेवा करते रहती है। 1 साल के बाद वो बैसाखी लेकर, सहारा लेकर धीरे धीरे चलने लगते हैं और 1 साल का और समय लगता है। दोस्तों सेठ जी जो है वो 50% ठीक हो जाते हैं। उनकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही बेहतर हो जाती है। वो अब अपना क्रियाक्रम धीरे धीरे कुछ करने लगते हैं। दोस्तों उनके जो परिवार वाले थे, उनके बेटे थे, उनकी पत्नी थी, उन्होंने तो उम्मीद छोड़ ही दी थी। वो तो बस यही सोच रहे थे कि कब इनकी मृत्यु की खबर जो है वो नौकरानी सुमन आकर इनको देगी और ये लोग जाकर उनका अंतिम संस्कार कर देंगे, अंतिम क्रिया कर देंगे। लेकिन सेठ जी जब ठीक हो जाते हैं तो उनकी पत्नी को, उनके बेटों को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो उनके बारे में कोई भी प्रकार का चिंता नहीं करते थे। दोस्तों सेठ जी जब कुछ ठीक हो जाते हैं तो उनकी पत्नी जो है वो ज़्यादा आने जाने लगती है। पहले 2-3 महीनों में एक बार आती थी, लेकिन अब हर हफ्ते उनसे मिलने आने जाने लगती है। सेठ जी जब पूरा ठीक होने लगते हैं तो पत्नी जो है वो उनके साथ ही रहने लगती है। दोस्तों सेठ जी जो है वो जिंदगी भर स्क्रैप का काम किए थे, उनके पास जो है स्क्रैप का काम का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था। सुमन का जो बेटा होता है उसके बारे में सोचते हैं और दोस्तों स्क्रैप का ही एक बिजनेस आइडिया वो बताकर सुमन के बेटों को एक दुकान दिलवा कर सेट कर देते हैं। इस बात का पता जब सेठ जी के बेटों को चलता है तो वो ऑब्जेक्शन करते हैं कि आप जो है वो सुमन की इतनी मदद क्यों कर रहे हैं, सुमन को हर महीने सैलरी तो हम लोग देते ही थे, तो आप जो है उसके बेटों को सेट करने में इतना इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों सेठ जी को ही पता था कि सुमन ने उसके लिए क्या किया और उन्होंने सुमन के लिए क्या किया। ये एक राज की बात थी, न सुमन किसी को बता रही थी न सेठ जी ने बताया। सुमन जो है उनके प्रति हमेशा एक वफादार नौकरानी के प्रति समर्पित थी। सेठ जी सोचते हैं कि सुमन का बेटा अगर सेट हो जाता है तो उसकी जो है स्थिति और भी सुधर जाएगी। तो सेठ जी जो हैं वो सुमन के बेटे के लिए दुकान खुलवा देते हैं। उनके लड़के जो है लाख ऑब्जेक्शन करते हैं, फिर भी सेठ जी नहीं मानते हैं और सुमन का बेटा का जो है बिजनेस करवा देते हैं। सेठ जी के जो लड़के होते हैं
वो उनसे मिलने महीने 2 महीने में आते थे, लेकिन वो जो सुमन का जो बेटा था वो हफ्ते में 1-2 बार आकर सेठ जी से उनका हाल चाल पूछ लिया करता था। ये सुनकर सेठ जी को बहुत ही खुशी होती थी। सुमन का जो बेटा था वो जब आकर इनसे हाल चाल पूछता तो इन्हें बहुत ही तसल्ली मिलती, बहुत ही अच्छा लगता था। दोस्तों, सुमन और सुमन का जो बेटा था वो सेठ जी से कहता है कि सेठ जी, हम लोग आपकी हमेशा ऋणी रहेंगे। आपने जो हम लोगों के लिए किया वो हम लोगों को जीवन भर याद रहेगा। दोस्तों, सेठ जी को लंकवा 2010 में मारा था और सुमन की सेवा से वो 2015 तक बिल्कुल ठीक हो गए। उसके बाद सेठ जी जो है अभी तक ठीक हैं और फिटनेस के साथ घूम रहे हैं, अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों, आज भी सेठ जी 65 वर्ष के हो चुके हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनकी पत्नी उनके साथ रहती है और वो जो नौकरानी सुमन थी वो आज भी सेठ और सेठानी की उसी प्रकार से निस्वार्थ भाव से सेवा करती है जैसा वह पहले कर रही थी। सुमन का जो लड़का है वो भी अच्छे पैसे कमा रहा था, वो भी सेठ जी की देन थी। दोस्तों, ये रही कहानी। आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो कृपया आप मुझे सपोर्ट जरूर करें। मिलता हूँ फिर कोई नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।